आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता दो प्रमुख मुद्दों पर है। पहला तो ये कि 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ और पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ जो कल जेल में व्यवहार किया गया, उसके बारे में अपनी बात रखूंगा। और दूसरा विषय, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल अपने इंटरव्यू में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसका बिंदुवार आपके सामने मैं जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। अपने ही देश में अपने ही एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, 24 घंटे प्रताड़ित करने की योजना, 24 घंटे इस बात में आपका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मनोबल गिर जाए, कैसे उनको और उनके परिवार को अपमानित किया जाए, कैसे उनके पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जाए और उनका मनोबल तोड़ा जाए। मैं प्रधानमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। ये दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान है। IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया इन्होंने। सैद्धांतिक मुद्दा आया तो 49 दिन की सरकार से भी इस्तीफा दिया। ये अरविंद केजरीवाल है, इनको तोड़ने की कोई भी कोशिश करोगे तो और मजबूत होकर केजरीवाल जी आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल भगवंत मान जी ने बताया कि किस तरह से मुलाकात कराई गई। भावुक हो गए वो। हम सबके लिए ये भावुकता की बात है, ये कष्ट देने की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए ये शर्म की बात है। आप अपने आप में भी अगर कभी 1 मिनट सोचते होंगे तो अपनी इंसानियत को मारने का काम आप कर रहे हैं। अपनी इंसानियत को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे आप कोई अच्छा संदेश देश में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इससे कोई अच्छी धारणा इस देश के लोग आपके बारे में बनाएंगे, ये कभी मत सोचिएगा। तो इसलिए
जो कुछ जेल में केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और यह कृत्य हिटलर शाही का कृत्य है, तानाशाही का कृत्य है और केजरीवाल जी को तोड़ने की मंशा है। लेकिन केजरीवाल टूटेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल लड़ा है, केजरीवाल लड़ेगा और दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। अब दूसरा विषय, कल भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, काफी विस्तार से इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि भारत की आजादी के बाद देश का एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद के हुए सबसे बड़े महाघोटाले को खुलेआम डिफेंड कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ली गई रिश्वत को, इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को, जिसमें सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, उस घोटाले और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसने निर्णय दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अवैध कहा? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ने नहीं कहा प्रधानमंत्री जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और अवैध है। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम आपकी पार्टी ने रिश्वत लिया। 3-3 बार आपने प्रयास किया कि ये घोटाला खुलने ना पाए। वो तो धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा नहीं, देश के सामने जाहिर करो किस कंपनी ने तुम्हें कितना पैसा, कितना रिश्वत, कितना घोटाले का रकम आपको दिया है। और जब पता चला तो देश के सामने पूरा सच बीजेपी का आया। इस देश की आजादी के बाद मैं बार बार कहता हूं, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम है बीजेपी सरकार। और यह तो प्रमाणित हो गया। खुद प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। यह हैरान करने वाली बात है। और कैमरे पे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ बोलने में बीजेपी को महारत है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी पार्टी का नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अरे हमें तो इतना ही पैसा मिला, उतना ही पैसा मिला। नहीं मान्यवर, आपकी अकेली पार्टी को 65% धन मिला है। 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के 65% रिश्वत अकेले बीजेपी को मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% की धनराशि, रिश्वत की रकम अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और आपका तो मनी ट्रेल भी पकड़ लिया गया। शराब घोटाले के मुख्य घोटालेबाज शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। शराब घोटाले में तो आप शामिल हैं प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी शामिल है। रिश्वत तो आप लोगों ने ली है।
और इतनी सारी कंपनियों की डिटेल आ गए, अब भी आप बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। आज कंपनी से आप रिश्वत ले रहे हैं, कल आप उसको ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, कल ठेका दे रहे हैं, आज रिश्वत ले रहे हैं, 10 दिन बाद ठेका दे रहे हैं। ये संयोग है या दुर्योग है प्रधानमंत्री जी? ये संयोग है या दुर्योग है? ये संयोग है या रिश्वत का खेल है? ये संयोग है या भ्रष्टाचार का खुला खेल है? इस देश की जनता को बताइए। आपने ईडी के छापे मरवाए, सीबीआई के छापे मरवाए, और जिन कंपनियों पे ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए उन्हीं कंपनियों से आपकी पार्टी ने चंदा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। फिर भी आप बेशर्मी से उसको डिफेंड कर रहे हैं। कितने प्रमाण चाहिए ईडी को? कितने प्रमाण चाहिए सीबीआई को? कितने प्रमाण चाहिए जांच एजेंसियों को? अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से क्यों नहीं यह जाना गया कि किस कारण से उन्होंने रिश्वत दी और कैसे उनको ठेका मिल गया बड़ा बड़ा? शरद रेड्डी तो गिरफ्तार था, फिर भी आपको 60 करोड़ रुपए चंदा दे दिया उसने। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी था, और यह भी साबित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। जिस बेरोजगारी, गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, सरसों के तेल का दाम हो, आपके शासनकाल में आसमान पे पहुंच गए, लेकिन आपने एक शब्द महंगाई के सवाल पर नहीं बोला। जिससे गरीब की कमर टूट गई, उस महंगाई के सवाल पे आप चुप रहे। आपने अग्निवीर के सवाल पे कुछ नहीं बोला। आपने एमएसपी का सवाल, जिसके कारण 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, उस सवाल पे कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? 2 गुना आय का किसानों के? पक्के मकान का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? 15 लाख करोड़ रुपए आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ रुपए सेटलमेंट के जरिए आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। देश की जनता के हिस्से में सिर्फ 5 किलो राशि। आपके मित्रों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। इस पे आप प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए कल की जो उनकी बातचीत थी, जो उनका इंटरव्यू था, उसने भारत की जनता को, 140 करोड़ लोगों को निराश किया है, और प्रधानमंत्री जी के और उनकी पार्टी के चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। किसी भी ऐसे सवाल पे जिस पे उन्होंने देश की जनता से वादा किया था, एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक भी बात उन्होंने नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पे बोले प्रधानमंत्री जी। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और कह रहे हैं पहले के इलेक्शन कमीशन वैसे थे, पहले के इलेक्शन। टीएन शेषन जी की आत्मा अगर आपकी बात को सुन रही होगी तो वो हंस रही होगी आप पे। प्रधानमंत्री जी, टीएन शेषन जी इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उस समय चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उस समय की जितनी पार्टियां हैं, भले ही उनकी सख्ती के कारण नाराजगी उनमें रही हो, लेकिन किसी ने भी उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनके काम पे सवाल नहीं उठाया। देश की जनता ने कहा नहीं, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। आप अपना जेबी चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, आप चुनाव आयोग में ऐसे लोगों को बिठाना चाहते हैं जो आपकी मर्जी से काम करें। उनकी नियुक्ति आप क्यों चाहते हैं? और क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी आपको विश्वास नहीं? अगर कमेटी में
कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति और बढ़ गया होता, मैं मान सकता हूं आपकी आपत्ति, ठीक है, होनी चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति बढ़ जाता, कोई राजनीतिक व्यक्ति बढ़ जाता, उस पर आपकी आपत्ति तो जायज थी, समझ में आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं, कमेटी से आपने उनको भी बाहर कर दिया, अपना बहुमत बना लिया कमेटी में, अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त आप नियुक्त करना चाहते हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को आप डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने परसेंट उतने परसेंट। किसको सिखा रहे हैं भाई, किसको सिखा रहे हैं? शराब घोटाले में 35 आरोपी हैं, कितनों की गिरफ्तारी हुई है बता दीजिए, कितने लोग जेल में? राजनीतिक व्यक्ति 3-4 आप अंदर करते हैं, बाकी जो गैर राजनीतिक होते हैं उनको अप्रूवर बना के बाईपास करके छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं देखिए हमने तो सिर्फ 3% नेताओं पे कार्रवाई की है। अच्छा, कुल कितनी कार्रवाई की है? कुल कितना कन्विक्शन रेट है ईडी का? 0.5%। इस देश की जनता को पता होना चाहिए 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। 8,000 छापेमारी की है उन्होंने 10 साल में। तो आप मुझे बताइए, आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई को डिफेंड कर रहे हैं? आपकी तानाशाही को, आपके पार्टी के भ्रष्टाचार को इस देश की जनता अब जान चुकी है, और यह भी जान चुकी है कि अब आप महंगाई पे नहीं बोलेंगे, अब आप किसानी पे भी नहीं बोलेंगे, अब आप बेरोजगारी के सवाल पे भी नहीं बोलेंगे। क्या ललकार के आप 14 के पहले कहते थे घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना, इस बार तो आपने नहीं बोला प्रधानमंत्री जी। इस बार बोलिए किसी चुनावी रैली में, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि घर से निकलना तो मोटरसाइकिल देख के जाना, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना। बोलिए इस बार, एक चुनाव में बोलिए कि घर से निकलना तो अपने गेहूं को, अपने धान को देख के जाना। बोलिए, तो आपको सिखाएगा किसान इस देश का नौजवान, इस देश की माताएं बहनें जो महंगाई से, बेरोजगारी से, अपनी समस्याओं से, अपनी दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ईडी की कार्रवाई क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि 97% केसेज उन लोगों के खिलाफ है जो गैर राजनीतिक है, इसलिए भी कुछ सवाल क्यों उठा रहे हैं? तो मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया ना, आप दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी का मामला देख लीजिए। इसमें आपको मेन टारगेट क्या है, मेन मकसद क्या है? आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना। और इसमें गैर राजनीतिक व्यक्तियों की गिरफ्तारियां तो ज्यादा है, 35 आरोपी हैं इसमें। और राजनीतिक व्यक्ति में अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, और के कविता हो गई, 4। तो 31 तो गैर राजनीतिक हो गए ना। तो ये आंकड़ों का खेल किसके साथ खेल रहे हैं आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं? एक केस आप बनाते हैं हेमंत सोरेन को टारगेट करने के लिए, उसमें आपने 50 लोगों पे कार्रवाई कर दी, फिर कहेंगे देखिए साहब 49 तो गैर राजनीतिक है, 1 राजनीतिक है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अगर कोई आपको इस पे मेरी बात में गलत लग रहा हो तो पूछिए मुझसे। टारगेट होता है पॉलिटिकल व्यक्ति, जो राजनीतिक व्यक्ति है, जिसकी पार्टी को तोड़ना है, उसकी आड़ में आप 100 गैर राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर कहते हैं देखिए साहब हमने तो एक ही आदमी पे कार्रवाई की है, बाकी 99 तो गैर राजनीतिक है। ये आंकड़ों की बाजीगरी है, खेल है। वो तो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ पता नहीं कितना 37% कंपनियों ने 37% कंपनियों ने चंदा दिया। कंपनियां आपसे कौन पूछ रहा है? कंपनियां कौन पूछ रहा है आपसे? आपसे तो यह पूछ रहा है कि जिस कंपनी को आपने ठेका दिया उसके पहले उससे आपने रिश्वत कैसे ली? जिस कंपनी पे आपने ईडी सीबीआई के छापेमारी करवाई, आपकी एजेंसियों को पता था कि इन्होंने घोटाला किया है, उससे आपने चंदा कैसे लिया? और चंदा आपने 65% लिया है और गिना रहे हैं आप कंपनियां। मतलब एक आदमी को एक कंपनी से 1,000 रुपए मिला और एक आदमी को
10 कंपनियों से मिला के 100 रुपए मिला, 10-10 रुपए सबने दे दिया। तो आप कहेंगे हमको तो एक कंपनी से मिला, उनको 10 कंपनी से मिला, उनको मिला 100 रुपए, आपको मिला 1000 रुपए। पता नहीं क्या क्या आप कंपेयर करते रहते हैं, कैसे देश की। अरे ये मूर्ख बनाने की पराकाष्ठा हो चुकी है प्रधानमंत्री जी। अब तो मूर्ख शब्द भी आपसे शर्माने लगा है, मूर्ख शब्द भी शर्माने लगा है कि यार कितना हमारा इस्तेमाल करोगे तुम। संजय जी, तिहाड़ जेल के बारे में आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत तरह का व्यवहार हो रहा है। तिहाड़ जेल का ये कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये मुलाकात करवाई गई है, और वो जो नियम बनाए हैं वो दिल्ली सरकार ने ही बनाए हैं, एकदम उसी ठीक को हम लोग फॉलो किए। प्रधानमंत्री उसमें 602 और 605 पढ़ लीजिए, आपने, मैंने पिछली बार भी बोला था। 602 और 60, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक नाम आप पूछिए कि किस मुख्यमंत्री, एक नाम तो पूछे कि जब से तिहाड़ जेल बनी है तब से इस तरह से आतंकवादियों की तरह ऐसे बीच में शीशे की दीवार बना के आपने किस मुख्यमंत्री की मुलाकात की। इतना सवाल तो आपका बनता है मेरे ख्याल से तिहाड़ प्रशासन से, उनको नाम बताने दीजिए, उनसे पूछिए तो कि भैया किस मुख्यमंत्री की मुलाकात आपने इस तरह से कराई है आज के पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल के प्रति नफरत, दुर्भावना और एक आपका तानाशाही का रवैया है। उनका ये कहना है, तिहाड़ प्रशासन का ये कहना है कि पहले के इतिहास के बारे में जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर है, उसके बाद हमें ये स्ट्रिक्टली बोला गया है जो जेल मैनुअल है उसको फॉलो करना है, और ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। चलिए जेल की बातें खोल दूं आपको। हाँ बताइए ना। खोलो। उसी जेल नंबर 2 में देश का एक कुख्यात अपराधी है जिससे उनका परिवार और वकील बैरक में मिलने जाते हैं। ज्यादा मत खुलवाइए, मैं रह के आया हूं 6 महीने। और किसकी किसकी मुलाकात ऑफिस में होती है उसकी लिस्ट बोल दूंगा तो फिर, और इसलिए मैं जेल प्रशासन को तो जान रहा हूं कि वो एक मोहरा है, मैं उनका नाम क्यों लूं, लेकिन मुलाकात होती है। और ये मैं कह रहा हूं 6 महीने रह के आया हूं, इस आधार पे कह रहा हूं कि ऑफिस में मुलाकात होती है, जेल में मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों की मुलाकात होती है, और एक कुख्यात अपराधी की मुलाकात उसके बैरक में होती है, उसके वकील से, उसकी पत्नी से। नाम भी बता दीजिए। छोड़ दीजिए, सर आप पता कीजिए कुछ काम, से लाया गया यही पकड़ा गया। कुछ काम आप कीजिए, सर एक सवाल, कुछ काम आप कीजिए, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मौका लगे तो पूछ लीजिएगा कि भाई वो कुख्यात अपराधी से भी खतरनाक केजरीवाल है क्या। ये तो बता दिया वो अपराधी इंडिया से पकड़ा गया कि इंडोनेशिया अब इतना जानकार आप हैं, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपको सब पता है। एक सवाल ये है कि जेल का, आपको सब पता है, और आप आज चाहेंगे तो आपको आज पता चल जाएगा। और लेकिन चलाइएगा खबर जरूर, मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से इस बात को। सर जेल का जवाब बोर्ड से संकल्प सभा की शुरुआत आज से होने जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आप अपनी ही सीटों पर कर रहे हैं। कांग्रेस की जो 3 सीट हैं, क्या वहां पर जेल का जवाब बोर्ड से नहीं दिया जाएगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई थी, अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म नहीं हुई है। जॉइंट कैंपेनिंग की बात हुई थी, अभी तक कोई रणनीति सामने नहीं आ रही। क्या नहीं लगता इसका नुकसान? देखिए अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने में कांग्रेस पार्टी ने विलम्ब किया, तो जैसे ही कैंडिडेट उनका डिक्लेयर हो गया है, हम लोग बातचीत करके और जो भी एक संयुक्त रणनीति होगी, और हमने तो हमेशा कहा है 7 सीटें में जीतना है, संयुक्त रणनीति बना के हम लोग काम करेंगे। और इसमें कोई सवाल ही नहीं है, जहां जहां उनके कैंडिडेट हैं हम सपोर्ट करेंगे, जहां हमारे हैं उनके लोग सपोर्ट सर करेंगे। इसी कैंडिडेचर पर बीजेपी कह रही है कि महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में ना ही आम आदमी पार्टी ना ही कांग्रेस ने किसी भी महिला उम्मीदवार को नहीं उतारा। देखिए जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसको तो महिलाओं के बारे में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। फिर मुझे हाथरस का कांड याद दिलाना पड़ेगा, फिर मुझे मणिपुर में क्या हुआ हमारी माताओं बहनों के साथ, उसको याद दिलाना पड़ेगा। फिर मुझे पहलवान बेटियों के साथ जो इस राष्ट्र का गौरव है, उन बेटियों को कैसे घसीट घसीट के मारा गया इसी दिल्ली की सड़कों पे, वो मुझे याद दिलाना पड़ेगा।
तो इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और 33% आरक्षण देने के नाम पे भी उन्होंने कितना बड़ा धोखा इस देश की महिलाओं के साथ किया, वो भी इस देश के सामने है। सर एक सवाल ये है, एबीपी न्यूज़ की वोटर सर्वे में जो ओपिनियन पोल है उसमें ये जो आंकड़ा आया है कि एक बार फिर से बीजेपी दिल्ली की 700 सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। देखिए, सर्वे के परिणाम कई बार बदलते हैं। मुझे याद है कि पहला चुनाव जब हम लोग 13 में जीत रहे थे तो हमें उस समय 5 सीट 3 सीट ऐसे लोग दिखा रहे थे, कोई कोई तो 0 भी दिखा रहा था। पहली बार 28 आई, दूसरी बार बीजेपी को 42 दिखा रहे थे, हमको फिर हारता हुआ दिखा रहे थे तो हमारी 67 आई। तो इसलिए जहाँ तक सर्वे के परिणाम का सवाल है वो कई बार परिवर्तित होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि देश की जनता महंगाई, किसानी, बेरोजगारी, इन सवालों पर अगर वोट देगी तो बीजेपी के खिलाफ वोट देगी और बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। और दिल्ली में तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दिल्ली में तो लोग ये देख रहे हैं कि उनके बेटे, उनके भाई के साथ क्या कर रही है बीजेपी। तो ये एक सवाल है। संजय जी, एक सवाल है, राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ कई देश और यूपी में भी प्रदर्शन कर रहा है, जातिवाद का आरोप लगा रहा है टिकट बंटवारे को लेकर। देखिए, वो जो आरोप है वो प्रमाण के तौर पे पूरे देश के सामने है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रूपाला जी क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। आप क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? उनके त्याग और बलिदान आपको याद नहीं? किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी मुगलों से, अंग्रेजों से, ये याद नहीं आपको? इतनी घटिया मानसिकता आपकी। अरे हम लोगों से लड़िए ना, हमारे परिवारों पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो इसलिए बीजेपी को बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़ना है हमसे लड़ो। हमारे समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत उसका जवाब दिया जाएगा। आपने मजाक बना रखा है। इतना अपमान। आज पूरे देश का क्षत्रिय समाज आक्रोशित है, आंदोलित है, लाखों लाखों की सभाएं हो रही हैं और चुनाव में सूद समेत जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज तैयार है। आप हम लोगों से लड़िए भाई। बहु बेटियों तक पहुंच गए आप लोग। इतना आपका दिमाग खराब हो गया है, तो ये गलत बात है।